से लाभान्वित करिएगा, स्वस्थ करिएगा। और इसी तरह अब मैं बहुत बहुत अब धन्यवाद देते हुए बिल्कुल दूसरे बिल्कुल सत्र की तरफ चलिए। अगले सत्र में पधारे आप। जी जी। और अगले सत्र में हमारे मुख्य वक्ता को आमंत्रित करने के लिए मैं आदरणीय भगवान सिंह जी हमारे मुख्य वक्ता जुड़ जाएंगे। तब तक मैं आदरणीय डॉक्टर रोशनलाल भैया से निवेदन करती हूँ कि थोड़ा सा अब मौसम को देखते हुए अब जो भी खेती किसानी की बात हो वो आप थोड़ा सा सादर करें। और तब तक वो मुख्य वक्ता जुड़ जाएंगे। जी आदरणीय डॉक्टर रोशनलाल भैया। हमारे साथ शैलेश यादव जी भी जुड़े हैं, खेती दिखा रहे हैं। अगर आप भी कुछ बात रखना चाहते हैं तो आमंत्रित है। जी बहन जी। ओम आदरणीय शैलेश जी। जी शैलेश भैया, आप कुछ खेती में दिखा रहे हैं, आप थोड़ा सा अपनी बात रख सकते हैं। जी बहन जी, मैं इस समय खेत से ही योगा क्लास ज्वाइन कर रहा हूँ और यहाँ पर काफी मनोहर दृश्य है। सूर्योदय हो रहा है, भगवान सूर्योदय अपने दर्शन दे रहे हैं। साथ ही हम अब हमारे जैविक मूंग की बोनी हो चुकी है और यहाँ खेत में पानी चल रहा है, तो हमारे जैविक उत्पाद चना जो थे वो आप देखेंगे कि यहाँ पर ढेर लगा हुआ है हाथ कटाई के द्वारा। आपका नेटवर्क कुछ गड़बड़ है शैलेश जी। नेटवर्क का इश्यू है। कुछ दिख नहीं रहा है। नेटवर्क भी है कि आवाज भी उसकी हो नहीं हो रही। नेटवर्क इश्यू है शैलेश जी आपके। आपका नेटवर्क नहीं आ रहा। जी आप कर लीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, इसलिए प्रॉपर नेटवर्क। जी ठीक है। तो जैसा कि बहन जी ने आदेश किया है, अब अभी जैसा समय है, हम लोग गर्मी की खेती की बात कर रहे हैं और ग्रीष्म ऋतु में जो हम खेतों में जो फसलें लगाते हैं उसमें प्रमुख रूप से मूंग, उड़द और तिल। आदरणीय हैंड रेज है सिंगौरिया जी का। सिंगौरिया साहब बताइए। जी आदरणीय भरत जी जुड़ चुके हैं, भरत भाई जी मुख्य जी अतिथि आज के। आप उनको आमंत्रित कर लें आदरणीय जी आज के मुख्य अतिथि श्री भरत भाई जी परसाना राजकोट गुजरात से हैं। वो
आज हमको गुआहारी खेती के संबंध में मार्गदर्शन करेंगे। श्री भरत भाई जी परसाना सादर आमंत्रित हैं। आदरणीय श्री भरत भाई जी। आवाज नहीं आ रही है। जुड़े नहीं है सर, दिख नहीं रहे हैं। जी जुड़ चुके हैं भरत परसाना जी के नाम से है। जुड़े हैं भ्राता जी, जुड़े हैं। जी जी अनम्यूट जी म्यूट है, परंतु बस अनम्यूट करना है उनको, अनम्यूट कर ले तो। कुंदीलाल से डायरेक्शन दो ना उनको। आदरणीय भरत आप भाई, आप आवाज आप नहीं है? डायरेक्शन दे देते हैं। जुड़े हैं लेकिन उनका कुछ अलग प्रकार से जुड़े हैं। वो पीपीटी खोला हुआ है। शरद भैया थोड़ा सा भरत जी को आवाज जा रही क्या? भरत जी को आवाज आ रही है? वो उनका सिंबल ही अलग आ रहा है साहब। हाँ हाँ, वही तो मैंने, कुछ अलग प्रकार से जुड़े हैं। अलग भरत कुछ और भैया भैया आप ना उनको एक बार फिर से कॉल करिए जी और जी जी उनको माइक जी ऑन करके उनको बताइए कि 2 नंबर का ऑप्शन है, उसमें आप टच करिए। जी जी जी। जी तब तक योगा सत्र को जी यमेल गौर जी अब जुड़े हैं, आप बात रखें। बहुत दिन के बाद आज आप आए। जी। ओम। मैं चाह रहा था कि जो ग्रीष्म ऋतु के बारे में जो मूंग का सत्र शुरू हो रहा है उसमें डॉक्टर राव सर जुड़े हुए हैं। वो अगर बताएंगे तो सभी के लिए फायदा वाला काम होगा। स्वास्थ्य के लिए तो अपन कर ही रहे हैं, तो मूंग की फसल के बारे में थोड़ा सा जानकारी देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी जी मैं यही कह रही थी डॉक्टर रोशनलाल भैया, आप आइए और चर्चा सत्र को आप संभालिए। जी जी ओम। आदरणीय पटेल साहब, आपने सही बात किया। अभी थोड़ी आवाज कम आ रही है, थोड़े नजदीक से। मैं थोड़ा पास में के बोलता हूँ। अब आ रही है आवाज? जी आ रही है, आ रही है। जी। तो जैसा कि हम मूंग की बात कर रहे हैं, तो मूंग में जैसा पीछे भी चर्चा हुई है, मूंग महत्वपूर्ण फसल है और दलहनी फसलों में बहुत महत्वपूर्ण इसका रोल है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ज़्यादातर हमारे आयुर्वेद में और जो हम पथ्य की बात करते हैं उसमें जब भी कोई बीमार होता है तो ये कहा जाता है कि मूंग की दाल खिलाओ। तो ये बड़ी सुपाच्य होती है, हल्की होती है और प्रोटीन की अच्छी मात्रा होती है। तो इसके कारण इसमें बहुत सारे गुण हैं और इन गुणों को बनाए रखने के लिए हमें इसको ध्यान रखना है कि हम केमिकल का उपयोग कम से कम करें, क्योंकि अगर हम केमिकल का उपयोग ज़्यादा करेंगे या केमिकल का ही उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से जिस फायदे के लिए मूंग जानी जाती है, मुझे ऐसा लगता है कि वो उल्टा हो जाएगा। तो सबसे पहले तो अभी जैसे शुरू में मूंग मेरे ख्याल से सबकी अभी बोनी हो चुकी होगी और उसमें हम पहले तो राइजोबियम कल्चर की बात करते हैं। मूंग और उड़द का राइजोबियम कल्चर अलग आता है। तो ये मूंग का जो राइजोबियम कल्चर है उसका उपयोग सीड ट्रीटमेंट में करते हैं। उसके बाद अगली बात आती है कुछ खाद प्रबंधन की। अगर आपने खाद कुछ दिया है, अगर आपने क्योंकि इसकी फास्फोरस रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, तो अगर आप राइजोबियम कल्चर इसको गोबर से भी कर लेते हैं, जैव हाँ अमृत जी बीजामृत से।
बीजामृत बना के भी कर सकते हैं। जो जैविक खेती करते हैं, प्राकृतिक खेती, उसका बीजामृत से ट्रीटमेंट होता है। ये जो है ना, बीजामृत उससे बहुत अच्छा अंकुरण होता है और बहुत बढ़िया उसका रिजल्ट है बीजामृत। भैया मैं जो हम बोल रहा हूँ ना, बीजामृत से ही करते हैं। बिल्कुल बढ़िया है, पर मैं जो कह रहा हूँ राइजोबियम अलग चीज है। राइजोबियम एक्चुअली में जो हमारा बीजामृत बनाते हैं उसमें राइजोबियम उतना नहीं होता। राइजोबियम जड़ों में गांठ बनाता है। वो ग्रंथि बनाने के लिए, आपने कोई भी दलहनी फसल देखी होगी, उसको आप उखाड़ेंगे तो उसमें जड़ों में गांठें मिलती हैं। इन गांठों को आप दबाएंगे तो उसमें एक गुलाबी सा लिक्विड निकलता है, ये लेग हीमोग्लोबिन कहलाता है। जैसे हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन होता है, वैसे इन ग्रंथियों में भी होता है, और ये नाइट्रोजन को फिक्सेशन का काम करता है। और जब किसी पौधे के शरीर में नाइट्रोजन फिक्स हो रही, अभी हम उसको नाइट्रोजन जमीन में देते हैं, और वो नाइट्रोजन जो सबसे ज्यादा, मतलब इसको बोलते हैं नाइट्रोजन को मतलब वोलेटाइल भी है, ये मूवेबल भी है, पानी में भी घुलता है, वो हवा में भी उड़ता है, लाइट से भी उड़ता है। तो कई तरह की क्रियाएं नाइट्रोजन के साथ होती है। तो ये स्थिर नहीं रहता, अस्थिर तत्व है। तो इसको अगर मान लो हम किसी भी तरह से देते हैं, किसी भी फार्म में देते हैं, तो इसकी उपयोगिता हमारे पौधों को पूरी नहीं मिल पाती। सिर्फ अमोनिकल फार्म में कुछ 40-45% तक बढ़ती है। बाकी जितना हम नाइट्रेट फार्म में देते हैं, इसमें इसकी जो यूरिया जो उपलब्धता है वो पौधों को 15 से 25% के बीच में होती है। किस तरह दिया आपने, कब दिया, उसके हिसाब से। तो अगर हमें इसको अगर बढ़ाना है, जमीन में जो हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है, उसको उपयोग करना है, तो हमें राइजोबियम कल्चर का उपयोग अवश्य करना चाहिए। कुछ भी, आप चने की फसल कर रहे हैं तो चने में राइजोबियम चने का अलग आता है, मूंग उड़द कर रहे हैं तो मूंग उड़द का अलग आता है, सोयाबीन कर रहे हैं तो सोयाबीन का कल्चर अलग आता है, अरहर कर रहे हैं तो अरहर का कल्चर अलग आता है। तो इनका उपयोग आप जरूर करें, और इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। दूसरा, ये आपकी विल्ट को भी रोकता है। जो जो हम बात करते हैं, जो ट्राइकोडर्मा हमारा विल्ट को रोकता है, वैसे ही ये विल्ट फ्यूजेरियम विल्ट, ड्राई राट, वेट राट, एक्चुअली में क्या होता है कि जो हमारी मूंग उड़द चना, इनमें हम एक ही चीज हम समझते हैं, विल्ट, जबकि इसमें 3 तरह की बीमारियां आती है मुख्यतः से। पौधा जो सूखता है, एक विल्ट आती है, दूसरा ड्राई रॉट आती है, तीसरा आती है वेट रॉट। तो अगर हम विल्ट की बात करें, तो विल्ट का पौधा आप जब उखाड़ोगे, विल्ट का सूखा हुआ पौधा आप उखाड़ोगे, तो उसमें जड़ें पूरी मिलेगी आपको, और उसको बीच में से फाड़ोगे तो आप उसको एक बीच में से एक लकीर सी काली धारी दिखाई देगी। वो विल्ट के कारण है, क्योंकि फ्यूजेरियम बीच में से जो उसकी पानी जाने की जो ऊपर का रास्ता है, उसको बंद कर देता है। तो जाइलम वेसल्स को बंद कर देता है, इसके कारण ये आपका जो पौधा है सूख जाता है। दूसरा, ड्राई राट में क्या होगा, पौधा आप उखाड़ोगे तो हाथ में आ जाएगा, पर ये सूखा, उसकी जड़ जो होगी वो सूखी होगी, तो ये ड्राई रॉट कहलाती है। तीसरा होता है वेट रॉट। वेट रॉट में अगर आप पौधा निकालेंगे, वो भी पूरा हाथ में आ जाएगा सूखा पौधा, पर उसकी जड़ें आपकी जो होगी बिल्कुल, उसमें वहां ऐसा लगेगा नमी है। तो ये 3 तरह की राट होती है। सामान्यतः हम उसको विल्ट मान के, रोकटा मान के चलते हैं, पर ये ऐसा नहीं है। और ये इनको हम जो हमारे जैविक कीट नियंत्रण, जैविक जो रोग नियंत्रण है, उससे हम आसानी से नियंत्रित कर पाते हैं। ट्राइकोडर्मा स्यूडोमोनास इसमें अच्छे से काम करता है। तो ये जो इनको हमको समझने की जरूरत है। तो हम जब भी कोई दलहनी फसल लगाएं, तो उसमें हम जरूर से राइजोबियम का उपयोग करें। ये बहुत फायदेमंद है, और आपको लगभग प्रति हेक्टेयर 1 बोरी यूरिया की सप्लाई करता है, और वो डायरेक्ट करता है, उसके अलग इम्पोर्टेंट है। तो ये राइजोबियम कल्चर का महत्व हो गया। दूसरी बात हम कर रहे थे, जितनी दलहनी फसलें, इनको फास्फोरस की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है। तो फास्फोरस के लिए हम पीएसबी का उपयोग करें, क्योंकि जैसा हम सब जानते हैं, हम लगातार फास्फोरस का उपयोग कर रहे हैं, सिंगल सुपर फास्फेट के रूप में, या डीएपी के रूप में, या 12-32-16 के रूप में। जहां हम जो भी हमने कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर यूज किया हो, या दूसरे फर्टिलाइजर यूज किए हो, उसमें हमने फास्फोरस डाला है।
और वो फास्फोरस आपकी जमीन में पड़ा हुआ है, उसका 20% तक ही पौधे द्वारा उपयोग किया जाता है, बाकी फिक्स हो जाता है। तो इसको घोलने के लिए हम जो बायो फर्टिलाइजर है उसमें पीएसबी आता है, माइकोराइजा आता है। माइकोराइजा जो आजकल पोटेशियम ह्यूमेट के साथ माइकोराइजा आ रहा है, उसके बहुत बढ़िया रिजल्ट है। तो ह्यूमेट के साथ अगर माइकोराइजा है तो उनको भी उपयोग करें, और इनके पीएसबी माइकोराइजा इनके इनके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। आप फसलों में आप इनको डालेंगे तो आपकी जो भूमि संबंधित जो बीमारियां हैं, भूमि जनित रोग, हम 3 तरह के रोगों की बात करते हैं, भूमि जनित रोग, जड़ जनित रोग, जल जनित रोग और वायु से फैलने वाले रोग। तो ये 3 तरह से पौधों में रोग फैलते हैं। तो इसमें जो जमीन से जो रोग फैलते हैं उसके नियंत्रण में ये जो सूक्ष्म जीव है, हम सुडोमोनास, ट्राइकोडर्मा, पीएसबी, माइकोराइजा, इनका उपयोग करते हैं। तो ये पौधे को इतना मजबूत बना देते हैं कि हमारी जो उसमें किसी तरह की बीमारियां नहीं आती। जैसा हमने कोरोना में सीखा कि हमने कोरोना में यही कहा कि आप भोजन खूब करें, आप में इतनी रेजिस्टेंसी आना चाहिए कि वायरस आपके शरीर में रहे भी तो आपको प्रभाव ना डाले। तो ये एक वायरस को दबाने का एक ही तरीका है, वैसे ही बीमारी को दबाने का तरीका है कि आप इतने हेल्दी रहें, आप में इतनी मतलब रेजिस्टेंस पावर इतनी रहे कि वो आपके शरीर में अगर कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई पैथोजन आपके शरीर में है तो वो आपके शरीर को की जो क्रिया विधि है उसको प्रभावित ना कर सके। तो हम जमीन में इनका उपयोग करें, और जीवामृत, जैसे हम जीवामृत की बात करते हैं तो जीवामृत का हम 2 तरह से उपयोग करते हैं, सॉइल में उपयोग करते हैं, एक स्प्रे की बात करते हैं। तो हम इसको भी जो स्प्रिंकलर से हमारे भाई लोग स्प्रिंकलर की बात करते हैं तो स्प्रिंकलर से वेंचुरी के द्वारा दे सकते हैं, और अगर आप फ्लड इरिगेशन देते हैं तो फ्लड इरिगेशन में आप वहाँ पर जो आपका ड्रम है उसमें अगर किसी तरह का एक व्यवस्था कर दें और वहीं पे आपका वो बारीक नली से या पाइप से वहाँ पे आपका गिरता रहे, तो इस तरह से भी हम इसमें व्यवस्था कर सकते हैं। तो ये आपके खेत में जितना जाएगा तो आपके जो भूमि के सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ाएगा और जो पौधों को पोषण देगा। तो ये बात हुई पहली बात की पोषण की। पोषण अच्छा रहेगा तो सारी चीजें ठीक होगी। दूसरी बात होती है पोटास। हमने ये देखा है कि हमारे इसमें पोटास का उपयोग बहुत कम करते हैं किसान भाई। मतलब यूरिया और डीएपी इसका उपयोग तो होता है, फास्फोरस और नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर उपयोग करते हैं, तो पोटेशिक फर्टिलाइजर का उपयोग बहुत कम करते हैं। तो अगर आप भूमि की तैयारी के समय अगर आप पोटास डालते हैं तो हम 20 से 25 किलो पोटास पर हेक्टेयर की बात करते हैं। अगर ये हमारे खेतों में जाती है तो निश्चित रूप से पौधों में रेजिस्टेंस पावर आता है, जो पौधे में शाइनिंग अच्छी होती है, पौधे में वजन अच्छा होता है। तो पोटास एक्चुअली में आपका जो सिंक और सोर्स रिलेशनशिप बोलते हैं, मतलब जो पौधे में जो भोजन तैयार होता है उस तैयार भोजन को आपके जो जहाँ पे स्टोर हो रहा है, स्टोर यानी जो हमारा कमर्शियल प्रोडक्ट है, चाहे हम अनाज की बात करें, अंडरग्राउंड में हम कंद की बात करते हैं, और ऊपर में जो होता है अनाज की बात करते हैं, और जो फल वाली फसलें या सब्जियां हैं उनमें जो चीजें बिकती है उसकी बात करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस से जो मटेरियल बनेगा वो उस जगह पे ज्यादा स्टोर होगा और उसकी गुणवत्ता अच्छी होगी। ये काम पोटास करता है। और दूसरा जो इंसेक्ट पेस्ट डिसीज है इनसे लड़ने की क्षमता बढ़ाता है, पौधों को थोड़ा हार्डी बनाता है। तो ये पोटास का उपयोग हम प्रयास करें कि पोटास का उपयोग करें, या पोटेशियम ह्यूमेट आता है उसका हम स्प्रे कर सकते हैं, वो भी काम करता है। बहुत सारे सीवीड एक्सट्रैक्ट आ रहे हैं, और अभी जो बायो फर्टिलाइजर है उसमें भी पोटेश एक्टिवेटर के रूप में बहुत सारी कंपनियां भी बना रही है। हमारे जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय का भी है, इफ्को का भी है। तो आप किसी का भी ये पोटाश एक्टिवेटर ले सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा फायदा आपको करता है, क्योंकि हमारे जो भारत की जो ज्यादातर मिट्टी है उनको पोटाश रिच माना जाता है, मतलब यहाँ पे पोटाश अच्छा है।
तो हम अगर एक्टिवेटर का उपयोग करते हैं तो हमें हमारे जो फसलों को पोटास की मात्रा अच्छी मिल जाएगी। तो एक तो इस पर ध्यान दें। उसके बाद हम अगली बात करेंगे कि जो कीड़े आते हैं, मुख्यतः जो कीड़े आते हैं तो दोनों तरह के कीड़े इसमें आते हैं, सकिंग पेस्ट भी आते हैं और जो पत्तियों को खाने वाले भी कीड़े आते हैं। तो शुरू में सबसे ज़्यादा जो अटैक होता है सकिंग पेस्ट का होता है। तो यहाँ पर भी हम नीम ऑयल है हमारे पास, या जो आपका गौमूत्र अकेला भी बहुत काम करता है, गौमूत्र के साथ नीम ऑयल का उपयोग करें। तो पर ये ध्यान देना है कि जब भी हम इनका उपयोग करते हैं तो ये थोड़ा सा कंटिन्यूटी में करने की है। मतलब ऐसा नहीं कि हम एक बार स्प्रे कर दिया और फिर भूल गए। तो ये 20 दिन 25 दिन में एक बार इनका स्प्रे होते रहना चाहिए, आए नहीं आए, क्योंकि ये नीम ऑयल या गौमूत्र ये आपके कीटनाशक नहीं है, ये पौधों पर कीड़ों को बैठने से रोकते हैं। मतलब ये उनको अवॉइड करते हैं कि पौधा वहां बैठे ना, वो कीड़ा पौधे पर ना बैठे। तो कीड़ा पौधों पे नहीं बैठेगा तो आपका नुकसान नहीं होगा। तो इनको हम दूर रखते हैं ये पौधों से। तो इस तरह से अगर हम नीम ऑयल का उपयोग करते हैं या गौमूत्र का उपयोग करते हैं या दोनों को मिला के उपयोग करते हैं तो हमें फायदा मिलता है। इसके अलावा इसमें जो हमारे कीटनाशक हम बनाते हैं, नीमास्त्र बनाते हैं, ब्रह्मास्त्र बनाते हैं, आग्नेयास्त्र बनाते हैं, तो इनका भी उपयोग किया जा सकता है। ये भी हमारे जो कीट नियंत्रण में सपोर्ट करेंगे। इसके बाद हम जो लाइट ट्रैप की बात करते हैं, लाइट ट्रैप का उपयोग कर सकते हैं। लाइट ट्रैप बहुत प्रभावी है। मैं बार बार इसको ये कहूँगा कि ये एक ऐसा है, लॉन्ग टर्म यूज़ कर सकते हैं आप। एक बार लेंगे, आपको बार बार मतलब आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, जीरो साइड इफ़ेक्ट, सिर्फ आपको फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। आपको ये पता चल जाता है कि कौन से कीड़े आ रहे हैं, किस तरह आ रहे हैं, कब आते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें आपको पता चल जाती है और ये कंट्रोल भी बहुत अच्छे से करता है। इसके अलावा हम इसमें सकिंग पेस्ट के लिए जो हम फेरोमोन वो येलो स्टिकी ट्रैप की बात करते हैं, तो जो हमारे कार्डबोर्ड होते हैं उसके ऊपर पीले चमकीले कागज खरीद के चिपका दें और उसके ऊपर ग्रीस लगा दें, वो भी बहुत बढ़िया काम करता है। बाजार में उपलब्ध है ये येलो स्टिकी ट्रैप। पर अगर आप किसी कारण से नहीं ले पा रहे हैं तो इनका उपयोग भी आप कर सकते हैं। प्रति एकड़ 20 से 25 आप स्टिकी टेप लगाएंगे। और दूसरा, इनकी जो हाइट है, क्योंकि ये जितने आपके सकिंग पेस्ट के कीड़े हैं, वाइट फ्लाई हो, जैसिड हो, एफिड हो, ये सब आपके पौधे के हाइट से ही घूमते हैं, उससे बहुत ऊपर नहीं जाते हैं। जितनी जगह आपकी ग्रीनरी है, जितनी जगह आपका पौधा खड़ा है, उतनी ही जगह में इनका मूवमेंट होता है। तो हमको उनका जो मूवमेंट एरिया है उसी में लगाना है। बहुत आप जब पौधे से ऊपर लगा देंगे तो उस पर आपके जो इंसेक्ट है वो कम आएंगे। तो आप उनको पौधों की हाइट के बराबर लगाएं, तो ये आपके ज़्यादा प्रभावी होंगे। इसके बाद हम कुछ बर्ड पर्चर लगाते हैं। बर्ड पर्चर मतलब टी आकार की खूंटियाँ, तो इनको भी हम खेतों में लगाते हैं, टी आकार की खूंटियाँ, ताकि हमारे जो पक्षी हैं उसके ऊपर आके बैठें और उनको जो इल्लियाँ दिखती है तो उसको खाते हैं। तो ये भी एक बढ़िया कारगर तरीका है बर्ड पर्चर। ये भी हम 15 से 20 बर्ड पर्चर टी आकार की खूंटियाँ प्रति एकड़ लगाने की सलाह देते हैं। तो इससे भी हमारे किसान भाइयों को मतलब जो इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट में बहुत सहायता मिलती है। इसके अलावा जो हम बोलते हैं इंटर क्रॉपिंग की बात करते हैं, जैसे चने में हम सरसों की बात करते हैं, चने में हम धनिया की बात करते हैं। 10 लाइन 15 लाइन हमने चने की लगा दी, बीच में 2 लाइन आपने सरसों लगा दी। या अभी जैसे मूंग की बात हो रही, तो मूंग के बीच में हम इसकी तिल की लाइन लगा सकते हैं। तिल की 2 लाइन लगा सकते हैं, तो गर्मी की मूंग के साथ गर्मी की तिल भी आपको हो जाएगी। तो हम जब डिफरेंट टाइप की क्रॉप को करते हैं तो जो कीड़े हैं उनकी प्रकृति को थोड़ा सा जो सामान्य बढ़ने की जो प्रक्रिया है उसको थोड़ा सा रोक मिलता है। तो इंटरक्रॉपिंग एक प्रभावी वो है।
और जैसे हम उसकी बात करते हैं, अब तो बहुत बड़े बड़े क्षेत्र में जो लगा रहे हैं वहां पे संभव नहीं होगा, लेकिन छोटे क्षेत्र में हम गेंदे की खेती भी कर सकते हैं इसके साथ। पर गेंदे को चूंकि पानी ज्यादा लगता है तो वहां थोड़ी सी समस्या होगी कि मूंग उड़द को उतना पानी की आवश्यकता नहीं होती, गेंदे को ज्यादा पानी की आवश्यकता होती। पर ये दलहनी फसलों में जो इंसेक्ट कंट्रोल के लिए गेंदा बहुत काम की चीज है, क्योंकि इसमें जो पीले फूल होते हैं, इसके नारंगी पीले फूल, तो ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं। तो ज्यादातर इंसेक्ट उनके ऊपर जाके बैठते हैं और वहां पे एग ले करते हैं, अंडे वहां पर देते हैं। और जब वहां अंडे देते हैं तो इल्लियों की संख्या जो है फूलों पर ज्यादा होती है, खेतों में कम होगी। आप उनको तोड़ के रिमूव करके मार्केट में बेच दें, तो एक तरह से वो भी आप देखेंगे कि आपके जो इंसेक्ट कंट्रोल में एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो हम इस तरह से इनको जो मूंग उड़द है इसमें हम कीड़े और बीमारियों को रोक सकते हैं। तो एक जो मोटी मोटी जानकारी थी मूंग उड़द के लिए, ये मैंने आपके सामने रखी है। फिर आपके कोई प्रश्न हो, व्यवहारिक परेशानियां हो, तो कृपया उनको सामने रखने का कष्ट करें। जी। अमित चंद्र मेहरा जी। आदरणीय मेहरा साहब, आपका हैंड रेज़ है। सदन को नमन। सर, आपने जो अभी नीम ऑयल से जो कीड़ नियंत्रण की बात की, तो हम इसमें जो हम मही की जो मही जमा करके रखते हैं, जिसमें हम ये, तो यदि ये पुराना मही है और इसके स्प्रे करेंगे तो इससे क्या लाभ होगा? बहुत इसके बारे में बहुत ज्यादा मुझे अभी अनुभव नहीं है, मही वाला जो खट्टा मही होता है। पर मेरे ख्याल से ये जो बीमारियां हैं उनके नियंत्रण के लिए उपयोग होता है। कीट नियंत्रण के लिए हम जो दूसरी चीजें बनाते हैं, मतलब जो ब्रह्मास्त्र नीमास्त्र ये बनाते हैं, वो ज्यादा उसमें कारगर है। ये जो मठा है इसका मुझे ऐसा है कि मैं एक बार उसको देखूंगा। पर ये जो हमारे बीमारियों को, जो पत्तियों में धब्बे आते हैं, रोग आते हैं, उनके नियंत्रण के लिए हम जो खट्टा मठा जो हम खट्टा करते हैं मही को, उसका उपयोग करते हैं। जी 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 ओम। आदरणीय सिंगोरिया जी का हैंड रेज है। आदरणीय सिंगोरिया जी। जी आदरणीय सीएम जी अनिल राय जी। जी ओम। रोशनलाल को प्रणाम सर। आप सर से निवेदन है सर, ये जो आप बताए कि राइजोबियम चना के लिए अलग, अरहर के लिए अलग, और दलहनी फसलों के लिए अलग अलग आता है, ये क्या बाजार में उपलब्ध रहता है कि कोई बनाया जाता है इसको? जी ओम। ये बाजार में उपलब्ध रहता है। जब आप इन कंपनियों से, जिनके जो भी कंपनियां इनको बनाती है राइजोबियम के, वो अलग अलग ही बनाती है। तो स्ट्रेन इसके अलग अलग है एक्चुअली में। शुरू में राइजोबियम एक ही आता था, फिर वो पर ये 50 साल पुरानी बात हो गई। अब आज की तारीख में सब आइसोलेटेड है, अलग अलग है। मूंग उड़द एक फैमिली का स्ट्रेन काम करता है, चने में अलग काम करता है, चने के लिए अलग आता है, अरहर के लिए अलग आता है, सोयाबीन के लिए अलग आता है, सोयाबीन के लिए जैपोनिकम आता है, राइजोबियम जैपोनिकम आता है, और चने के लिए राइजोबियम साइसेरी आता है। ऐसे ही मैं इसके लिए जो मूंग उड़द के लिए मेलोलेटी आता है। तो अलग अलग इनकी स्पीसीज हैं, वो अलग अलग उपयोग होती है। तो उसमें उसके इफेक्टिवनेस जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि एक स्पेसिफिक स्ट्रेन वो नॉडुलेशन के लिए ज़्यादा काम करती है। और बाजार में जो भी कंपनी बनाती है वो क्रॉप स्पेसिफिक ही बनाती है इसको। जी जी धन्यवाद सर। आदरणीय कुमार बबन सिंह जी। जी आदरणीय कुमार बबन सिंह जी अपना हैंड रेज है, अपना प्रश्न करें। आदरणीय शैलेश जी। ओम जी, मैं कुमार बबन सिंह बिहार से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब से मेरा जानना चाह रहे हैं कि जैसे नीम, पतंजलि का नीम गोल्ड का नीम आयल आता है, तो जब भी हम एक कंटीन डालते हैं तो घुलता नहीं, तैरता रहता है। और एक
क्या है, घुल नहीं पाता है। पतंजलि को नीम ऑयल नीम गोल्ड जो आता है प्रोडक्ट, वो स्प्रे करने में घुलता नहीं। बहुत बहुत बढ़िया आपका। जितने भी नीम ऑयल है, ऑयल ऑयल होता है, इसके कारण ये घुलते नहीं है। तो इसके लिए आप क्या करिए कि इसमें थोड़ा सा आपका सोडा, आपका कोई सर्फ या कोई भी इमल्सिफायर, जो भी चीज ऐसी हो जो थोड़ा सा उसका सरफेस टेंशन को कम कर दे, तो ऐसी चीजों क्या को कपड़ा धोने का सोडा, जी कपड़ा धोने का सोडा, आप जो निरमा, वॉशिंग पाउडर, कुछ भी जो यूज करते हैं, 1 चम्मच वॉशिंग पाउडर को 1 लीटर पानी में घोल लीजिए और उसमें टंकी में मिला के अच्छे से घुमा दीजिए, तो वो आपका जो जी सर, मैं उसका प्रयोग कर चुका, उससे भी नहीं पाता है। वो पतंजलि का उसका मैं प्रयोग किया हूँ, उससे नहीं पाता है, बहुत परेशानी होता है। डिटर्जेंट पाउडर का मैंने हाँ हाँ उससे नहीं पाता है, उसमें सोलबल नहीं चलिए मैं देख के आपको बताऊंगा। एक बार मैं थोड़ा सा उसका कर लेता हूँ, क्योंकि नॉर्मली ऐसा हो जाता है, फिर भी मैं एक बार देख लेता हूँ। सब्जी वगैरह में क्या करना चाहिए, या जो सब्जी भिंडी है, सब्जी उसका पत्ता ऊपर की तरह कटोरी जैसा होता जा रहा है, भिंडी हेलो जी, कौन सी सब्जी है? भिंडी। देखिए भिंडी में अगर पत्ता आपका ऊपर ऊपर जा रहा है तो वो माइट्स का इफेक्ट हो सकता है। जो ये वाले जो कीड़े होते हैं, इनको हम माइट्स बोलते हैं। जितने कीड़े होते हैं, इंसेक्ट जो होते हैं, वो 6 पैर वाले होते हैं, हेक्सापोड्स बोलते हैं, और इनको बोलते हैं टेट्रापोड्स। तो ये जो ऑक्टोपेड्स, तो ये जो 8 पैर वाले होते हैं, अष्टपदी जो होते हैं, इनके लिए आप सल्फर का उपयोग कीजिए। सल्फर बहुत है, सल्फर जो आता है 80% सल्फर आता है केराथिन के नाम से। ये बहुत कारगर होता है। और आपकी आवाज कट रही है। हेलो, ये सल्फर पाउडर बता रहा है। हाँ सल्फर पाउडर आता है, उसका उपयोग कर सकते हैं। एक टंकी में कितना डालना चाहिए? देखिए 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से हम बोलते हैं इसको। अच्छा, जी हाँ। उसका सभी उसका भिंडी के अलावा कद्दू है, नेनुआ है, तरोई है, करेला है, उसमें उसका उपयोग कर सकते हैं। देखिए सल्फर की टॉक्सिसिटी होती है कुकर बिट्स के लिए। जितने कुकर बिटेसी है उसमें सल्फर नहीं डालना है। सल्फर आप डालें तो आपका हो सकता है पौधे जल जाएं, मर भी सकते हैं। सल्फर को कहा जाता है कि इसको सल्फर को हमको उसमें नहीं डालना है, कुकर बिट्स में। कुकर बिट्स में नहीं समझ रहा सर, क्या बता रहे हैं? कुकर बिट्स मतलब कद्दू वाली, बेल वाली सब्जियां जो है, तरोई है, लौकी है, करेला है, गिलकी है, इसमें आपको ये नहीं डालना है। अच्छा, क्यों भिंडी डालें? भिंडी, बाकी भिंडी, मिर्ची, टमाटर, आलू, भटा, इनमें सब में आप डाल सकते हैं। जी आगे शैलेश भैया आप अपना सवाल करो। ऐसा आप पीएसबी आप रेंज में नहीं हो, थोड़ी आवाज कट रही है। ओम, आ रही है आवाज? हाँ अब आ रही है। ठीक है बहन जी, मैं ये कह रहा था कि डॉक्टर साहब ने जो ये चीजें बताई हैं, ट्राइकोडर्मा, पीएसबी, राइजोबियम वगैरह, ये सारी चीजें, तो ये 1 एकड़ में कितनी मात्रा में और कब कब यूज करना है? बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। देखिए हम जो इनकी बात करते हैं ट्राइकोडर्मा की, तो हम सॉइल एप्लीकेशन की बात करते हैं। और सॉइल एप्लीकेशन हम अगर शुरू में कर देते हैं बोनी के समय,
जब जमीन गीली होती है, पानी दे रहे हैं या गोबर की खाद हम खेत में मिला रहे हैं, उस समय अगर हम इनको उसी के साथ मिला के दे दें तो इनको एक तो भोजन के रूप में ऑर्गेनिक मैटर मिल जाता है, और वो जो भी सॉइल एप्लीकेशन की चीजें हैं वो आपको नमी की अवस्था में देनी है और एक बार देनी है, क्योंकि एक बार आपके खेत में चली गई तो वो आपका सीजन भर, आपको क्रॉप सीजन भर जो भी है वो आपको हेल्प करती रहेगी। अगले सीजन में भी अगर कंटिन्यू अगर है क्रॉप और नमी है खेत में, तो ये आपके खेत में रहेगी। सिर्फ गर्मी में जब तेज गर्मी पड़ती है तो इनकी संख्या कम हो जाती है, पर अगर फिर से इनको न्यूट्रिशन मिलता है तो ये फिर से आपके खेत में बढ़ जाएगी। तो हम प्रयास करें इनको कि हम शुरू में इनका उपयोग कर लें। और स्यूडोमोनास का जो है अगर आप स्प्रे करते हैं या ट्राइकोडर्मा का स्प्रे करते हैं तो ये आप क्रॉप सीजन में कभी भी कर सकते हैं, पर इसको इवनिंग टाइम में करें, शाम के टाइम करें 5 बजे के बाद, तो ये ज्यादा प्रभावी होगा, क्योंकि आप उस समय करेंगे तो इसको टाइम मिल जाएगा, दिन में जो रात का समय मिलेगा, ठंड का समय, रात की जो वो है, तो उसमें वो अपनी ग्रोथ कर लेगा और दूसरे दिन से फिर वो अपना काम शुरू कर देगा। अगर आप दिन में करेंगे, सुबह के टाइम करेंगे तो दिन भर की धूप में वो रेस्ट हो सकता, कई सारी उसकी पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी और आपके जो रिजल्ट है उतने अच्छे नहीं मिलेंगे। जी बबन कुमार जी। अगला सवाल आदरणीय बने सिंह बने सिंह जी। सदन के सभी को प्रणाम। आदरणीय बने सिंह आर्य जी। जी प्रणाम, प्रणाम सभी, जी प्रणाम सभी को। आदरणीय डॉक्टर साहब, जो रोशनलाल जी रावत से मेरा प्रश्न है कि डॉक्टर साहब जैसे खेती में अपन जैसे डीएपी डालते हैं, यूरिया डालते हैं, रासायनिक खेती करने वाले लोग, फिर उसमें रोग आता है तो ऊपर से तरह तरह का स्प्रे वगैरह करते हैं, तो खेती में ऐसा कोई नवाचार करके ऐसा कोई मॉडल बना दिया जाए कि जैसे खाद के रूप में उस 50 किलो या 100 किलो के वजन का भार का जो बैग अपन खेत में डालने के बाद में अपन को ऊपर से इल्ली के नाम से स्प्रे ना करना पड़े, उसमें रोग ही ना आए, ऐसा नवाचार हो सकता है क्या? देखिए भैया, ये सब चीजें बनी हुई है, ऐसा नहीं है कि तकनीक वो नहीं है, पर समस्या ये है कि ये लेबर इंटेंसिव है। जैसे अब अतुल पटेल जी 100 एकड़ 200 एकड़ में खेती करेंगे, हमारे शरद भैया करेंगे, तो ये इनको अगर आप ये बोलेंगे कि ये पूरा का पूरा अगर उसमें कर दें कि ऑर्गेनिक कर दें और ये सारी चीजें स्प्रे करने की हम वो बात करेंगे तो ये मना कर देंगे, क्योंकि लेबर इंटेंसिव है, लेबर बहुत लगता है। हम बोलेंगे कि जीवामृत बना के डालो, हम बोलेंगे कि पूरे पूरे खेत में अगर नीम का वो करो, तो इनकी जो एक तो क्या है, इनकी इफेक्टिवनेस जो है उतनी नहीं है जितनी केमिकल होती, हम सब समझते हैं। पर अगर आप पूरी शुरू से एक प्रोसेस से नीचे से जाते हैं, आप बीज उपचार कर रहे हैं बीजामृत से, फिर आपने घन जीवामृत डाला है, जीवामृत हम 5 बार डालने की बात कर रहे हैं, 5 बार आपने लगातार डाला है, आपने शुरू से हम बोल रहे हैं कि आप उसमें हर 20 से 25 दिन के अंतराल से आप इनका स्प्रे करते रहें। एक बार आपने नीम ऑयल का किया, फिर नीमास्त्र का करिए, फिर ब्रह्मास्त्र का करिए, इनका उपयोग निरंतर आप करते रहें तो आखिरी तक आपकी फसल में कोई रोग नहीं आएगा। पर सामान्यतः इतना प्रयास कोई नहीं करना चाहता, सारी चीजें तो मैं समझता हूँ ये प्रॉब्लम काफी हद तक कंट्रोल की जा सकती है। 100% ये थोड़ा सा देखने की बात है, उस सब चीजों के लिए विकल्प है, पर जो आदमी चाहिए, आज की तारीख में खेती कोई नहीं करना चाहता, आप भी जानते हैं। सारा जो हमारा किसान का बेटा है वो किसान नहीं बनना चाहता, और कई कई सारी जो सोशल प्रॉब्लम भी आज देखने को आ रही है कि अगर बच्ची देनी है, जो भी कोई है, मैं हम पूरे समाज के लोगों की बात कर रहा हूँ, कोई भी है तो वो बोलता है क्या क्या करते हैं, तो बोले खेती करते हैं, तो बोले लड़की नहीं देंगे। वो अगर चपरासी होगा तो उसको लड़की देना पसंद करता है एक आदमी, पर 20 एकड़ का किसान होगा, उसको उसके लड़के को लड़की नहीं देंगे। तो एक सोशल प्रॉब्लम भी आ गई, तो इसके कारण खेती से जो लोगों का रुझान है वो कम होते जा रहा है।
जी जी धन्यवाद। जी धन्यवाद आदरणीय गणेश कुमार जी, आदरणीय डॉक्टर रोशनलाल भैया, आपने बहुत सुंदर चर्चा सदन में चल रही है और अपने आदरणीय श्री पवन कुमार सर को सादर आमंत्रित करती हूँ आज की योग चर्चा और आज के मुख्य वक्ता हमारे डॉक्टर रोशनलाल भैया के साथ संवाद करने के लिए। मेरी आवाज अगर पवन कुमार सर तक आ रही है तो आप सादर आमंत्रित है सर। जी पवन कुमार सर तक मेरी आवाज नहीं जा रही है। आप में से अगर कोई किसी भाई का कोई और सवाल है तो या फिर चर्चा करना चाहते हैं, मैं आदरणीय जी भैया आप सादर नमन। डॉक्टर साहब से मेरा एक सवाल था कि जो पूसा जो कल्चर कैप्सूल बनाई है सर, वो हमें कहाँ मिलेगा और कितने में मिलेगा? थोड़ा इसके बारे में जानकारी देना था। जिसमें 12 कैप्सूल रहते हैं और उसमें जो सूक्ष्म बैक्टीरिया रहते हैं, सूडोमोनास वगैरह, तो इसका उपयोग हम कैसे करें? ये जो पूसा ने जो कैप्सूल बनाए थे, इन्होंने उसके लाइसेंस प्राइवेट कंपनी को दे दिए। मैं एग्जैक्ट नाम आपको देख के बताऊंगा, क्योंकि मार्केटिंग जो भी सिस्टम है उसमें मार्केटिंग नहीं हो पाती, तो इन्होंने टेक्नोलॉजी बना के उसको प्राइवेट कंपनी को बेच दिया, उनके साथ एग्रीमेंट कर लिया। तो कुछ प्राइवेट कंपनियां उसको बना के बेच रही है। आप गूगल पे भी उसको सर्च करते हैं कि आवाज नहीं आ रही सर बराबर आपकी। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ अब आ रही। जी हाँ अब आ रही है। हाँ, तो इसको आप क्या है, पूसा ने जो ये बनाए थे, ये सारे उसने टेक्नोलॉजी है वो सेल कर दी है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करके प्राइवेट कंसर्न को दे दी है, तो हम उनसे ले सकते हैं। मैं एग्जैक्ट नाम मुझे अभी पता नहीं है, तो मैं उसको पता करके बता दूंगा। क्या इसके अच्छे रिजल्ट हैं सर? हाँ जी, इसके रिजल्ट क्या अच्छे मिलते हैं सर जो बता बहुत रहे बढ़िया हैं? बहुत बढ़िया रिजल्ट है इसके। जी प्रणाम। जी मैं आगे आदरणीय शरद भैया से निवेदन करती हूँ, आदरणीय डॉक्टर रोशनलाल भैया से संवाद करने के लिए। जी आदरणीय शरद भैया मेरी आवाज आ रही है? जी जी वे बहुत अच्छा, बहुत अच्छी रही और बहुत इम्पोर्टेंट चीजें हमारे राउत सर बता रहे हैं कि कैसे आप मूंग की फसल को फेरोमोन ट्रैप से बचाएं। सर मैं लाइट ट्रैप के अलावा ये फेरोमोन ट्रैप अगर हम लगाएं तो इसके जो जिस समय ये जो इल्ली लगती है, जैसे फूल खाने वाली इल्ली है, तो इसके कहाँ पे मिलेंगे हमें? फेरोमोन ट्रैप तो है हमारे पास, लेकिन इसके लीवर जो है वो कहाँ पे मिलेंगे और कैसे प्राप्त होंगे? जी भैया, ये ल्योर जो है ये बहुत सारी कंपनियां बनाती है। इंदौर की एक कंपनी है वो भी बनाती है, नाम मेरे को मैं देख नाम पूछ के और उसका मैं आपको व्हाट्सएप भी कर दूंगा। तो ये बहुत सारी कंपनियां ल्योर बनाती है, और एक्चुअली में फेरोमोन ट्रैप में यही है कि उसकी लिमिटेशन है। ये मतलब स्पीसीज स्पेसिफिक है, मतलब वही स्पीसीज उसको वो करेगी। तो थोड़ा सा बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि हमको पता होना चाहिए कि हमारे उसमें कौन सा कीड़ा आया है, क्योंकि कई बार एक से ज्यादा भी तरह के हमारे जो लीफ ईटर हैं, जो लीफ को खाने वाले कीड़े हैं, वो हमारी पौधों हमारी पत्तियों में आते हैं। तो वैसे तो जो चने की इल्ली है नॉर्मली ज्यादातर वही नुकसान करती है, पर फिर भी एक बार उसमें मालूम होना चाहिए। पर इसका जो कंपनी का नाम मैं आपको बता दूंगा, बहुत सारी कंपनियां बना रही, पर पॉपुलैरिटी इसीलिए नहीं है इसकी कि उपयोग किसान कम कर रहे हैं। तो
वो भी जो बिकता है उसी चीज को कंपनियां बनाती है, जो भी कमर्शियल लोग हैं, तो भी उसकी सेल कम है, इसके कारण बहुत ज्यादा नहीं बनाते। इफको ने भी शायद लियोर कुछ शुरू किया था। बाकी इसका तो है क्या है, कुछ महाराष्ट्र एंटीबायोटिक्स भी बनाता है, और कुछ और है, इंदौर की कोई कंपनी सर है। मैं आपसे नाम ले लूंगा इनके, तो हाँ, मैं फिर आप मुझे थोड़ी व्हाट्सएप पे देर दे में, दीजिए। हाँ सर थोड़ी एक देर में पता कर मूंग दूंगा। मूंग हम जब सोइंग करते हैं तो 1 एकड़ में बीज कितना डालना चाहिए और दूरी क्या रखना चाहिए, रो से रो की दूरी हमारी क्या रहना चाहिए, और हमारे प्लांट पॉपुलेशन के लिए कितने प्लांटों की जरूरत है लगभग 1 एकड़ में। अगर हम जैसे कोई एरिया है 1 एकड़ का, तो उसमें हम कितनी दूरी रखें, कितना बीज डालें, और सर हमारा कितना प्लांट पॉपुलेशन कितना होना चाहिए। अभी कितना यूज कर रहे हैं भैया अभी? अभी हम लोग 8 किलो सर सोइंग करते हैं हम लोग, हाँ और हमारी जो दूरी रखते हैं वो 12 इंच पे सोइंग करते हैं हम लोग, रो से रो की दूरी। जी भैया, देखिए जैसे हम मूंग उड़द की बात करते हैं, तो इसकी जो कैनोपी है वो बहुत ज्यादा वो नहीं होती, तो हम एक की दूरी जो है हमारी 30 सेंटीमीटर की, उतना उतना हम मानते हैं, तो आपकी डिस्टेंस ठीक है। हम जरूर सोयाबीन में जरूर बोलते हैं, सोयाबीन की कैनोपी ज्यादा बढ़ती है, सोयाबीन में हम 18 इंच की बात करते हैं, तो वहाँ पे हम 1.5 फीट की बात 45 सेंटीमीटर पे रखने की बात करते हैं। पर मूंग उड़द में जो आपका डिस्टेंस है वो ठीक है। और दूसरा जो हमारा 20 से 25 किलो प्रति हेक्टेयर की हम बात करते हैं मूंग उड़द में, तो उस हिसाब से आपका जो बीज की जो मात्रा है ये पर्याप्त है। और बीज हम जो बीज दर की बात करते हैं उसमें अंकुरन जो क्षमता है बीज की, उसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। बीज हमारा जहाँ से भी आया है उसमें घुन ना लगे हों, अगर उसमें घुन लगे हों, किसी तरह के बीमारियां हो, तो वहाँ पर हमारी बीज दर बढ़ जाती है। तो सामान्यतः जो जितने भी सर्टिफाइड बीज आते हैं, तो ये इस तरह के सब स्टैंडर्ड उसमें फॉलो किए जाते हैं। तो 8 किलो प्रति एकड़ एक स्टैंडर्ड है और अच्छा है, तो उसको आप उपयोग कर सकते हैं। और लाइन से लाइन की दूरी आपकी जो 12 इंच आपने बोली है, तो वो 30 सेंटीमीटर आपकी दूरी डिस्टेंस ठीक है मेरे ख्याल से। इसमें कहीं मूंग उड़द में कहीं कोई समस्या। एक चीज और कर सकते हैं इसमें, हम 10 या 15 लाइनों के बाद मक्का लगा सकते हैं, तो ये भी हमारे इंसेक्ट पेस्ट को क्या है, ये प्रैक्टिस अब बिल्कुल बंद हो गई है, क्योंकि हम मैकेनिकल हार्वेस्टिंग और ये सब चीजें हो गई है, और जो वीडीसाइड का उपयोग ज्यादा कर रहे हैं, तो इसके कारण जो इंटरक्रॉपिंग है वो बंद हो गई। दो चीज, एक वीडीसाइड और एक मैकेनिकल हार्वेस्टिंग, इसने हमारी इंटरक्रॉपिंग बंद कर दी। नहीं तो इंटरक्रॉपिंग ही आपके बहुत सारे इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल कर लेती थी पहले। तो इस पर भी हम देखें कि मक्का अगर उसमें बीच बीच में अगर 2-2 लाइन, 10 लाइन, 15 लाइन के बाद 2 लाइन हम मक्के की लगा दें, तो जो इंसेक्ट पेस्ट का जो अटैक है वो आपका 20-25% यही इतने से ही हो जाएगा। जी सर, बहुत अच्छा। सर इसमें जैसे मूंग का हम लोग फाउंडेशन बीज लाकर बोनिंग करते हैं, तो इसमें हमें एवरेज फाउंडेशन में ज्यादा मिलता है या सर्टिफाइड में? एवरेज जो हमारा ये देखिए, हम जो जैसे आप भी इसमें आपने बहुत काम किया है, जब बीज बीज बनाने में, क्योंकि ये जो बीज वाली प्रोसेस है, हम पहले ब्रीडर सीड की बात करते हैं, फिर फाउंडेशन की, फिर सर्टिफाइड की। तो ये इनमें कोई भी किसी में भी, चाहे हम ब्रीडर लगाएं, चाहे फाउंडेशन लगाएं, चाहे सर्टिफाइड लगाएं, आपकी पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस किस तरह से, उसके ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर करता है कि आपकी प्रोडक्टिविटी क्या आएगी। पर निश्चित रूप से जब जो फर्स्ट जनरेशन जो होती है, उसमें जो विगर होता है वो ज्यादा होता है। तो ब्रीडर में आपका, अगर आपने उसी तरह की प्रैक्टिस, सेम प्रैक्टिस अडॉप्ट की है सेम जगह पे, तो आपका ब्रीडर में ज्यादा आएगा, उसके बाद फाउंडेशन में, और फिर सर्टिफाइड में। तो ये सिस्टम है, क्योंकि
मिक्सिंग हो जाती है, थोड़ा सा उसमें जो जेनेटिक प्योरिटी कम होने लगती है। तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं उसकी अब अभी तो सर्टिफाइड 2 भी आने लग गया है, तो इसमें आपका जो उत्पादन है वो थोड़ा थोड़ा कम हो सकता है, पर अच्छी प्रैक्टिस अगर है आपकी तो बहुत ज्यादा फर्क उसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। जी ऐसी वीडियो बंद कर लो। सर इसमें जैसे हम लोग नूडल्स बनाती है मूंग, अगर इसमें हम माइक्रो राजा डालते तो फायदा मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा भैया। माइक्रोराइजा तो आप किसी भी फसल में उपयोग करें, बहुत बढ़िया रिजल्ट है माइक्रोराइजा के। पर वो नाडुलेशन के लिए हमको राइजोबियम ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो स्पेसिफिक है। वो नाडुलेशन सिर्फ उससे होता है, राइजोबियम से। बहुत अच्छा सर। हम लोग जैसे डीएपी का रिप्लेस करके प्रोम से सोइंग कर रहे हैं जी, तो प्रोम से सोइंग करने में हमें क्या सावधानियां रखनी है कि हमें हमारे उत्पादन पे इफेक्ट ना हुए? बाकी वैसे प्रोम में कोई अलग मतलब हमको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, पर एक तो सूखा हो और उसके साथ आप दूसरे कल्चर को भी यूज कर सकते हैं प्रोम के साथ। प्रोम में हम सिर्फ यह है कि स्लरी के साथ हम रॉक फास्फेट मिला देते हैं, तो उसमें मेरे ख्याल से सिर्फ यह है कि हम जब भी हम प्रोम डालें तो पीएसबी का उपयोग करें जो हमारा, या माइक्रोराइजा का उपयोग करें। इनका सॉइल एप्लीकेशन जरूर करें। और एक चीज आपने और बीच में कभी पूछी थी कि प्रोम में हम अगर इनका स्प्रे कर दें तो उसमें ये आपका बायो फर्टिलाइजर का, पीएसबी का, माइक्रोराइजा का इस पे स्प्रे करना आप कर सकते हैं, पर इसमें ये ध्यान देना पड़ेगा भैया वो सूख जाए, नहीं तो फिर आपका सीड ड्रिल में फंसेगा, वो सीड ड्रिल को चोक नहीं, करेगा। हमारा जो है वो सीड कम फर्टिलाइजर है सर। अलग प्रोम का अलग है सिस्टम जाने का, और हाँ हाँ, सीड का जो है वो अलग है सीड ड्रिल में। नहीं तो वो हमारा वहाँ पे सीड और हम लोग मिक्स करके नहीं बोते, हमारे अलग अलग उसमें डिवीजन है जी जी जी, वो तो है। अब तो वो बंद ही हो गया ना पुराना वाला। ये तो अब तो वो सारा बंद हो ये, गया सर। हाँ अब तो सब सीड कम फर्टी ड्रिल है। तो इसमें भी जाके आपका फर्टिलाइजर वाले में भी जाके वो चोक करता है। फर्टिलाइजर वाला जो वो है उसमें भी अगर थोड़ा गीला रहा तो उसको भी वो चोक करता है। तो एक बार उसको देख लें थोड़ा सा मतलब स्प्रे करने से आपको फायदा होगा। प्रोम में अगर आप इसको मिला रहे हैं या आप शुरू में मिला दे, पर क्योंकि हम बना हम नहीं रहे, प्रोड्यूसर हम नहीं है। जो कुछ प्रोड्यूसर हैं वो लोग प्रोम के साथ वो मिलाते हैं, जैसे ये आपके जो बनखेड़ी वाले हैं। सर हमने पतंजलि का लिया है इस बार, पतंजलि का ही है। अब उनका वहाँ किस तरह से प्रोसेस चल रही है उसके बारे में थोड़ा सा उनसे बात करके ही बता सकते हैं। पर ये बनखेड़ी वालों से मेरी बात हुई थी तो वो लोग उसमें मिला रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी उसमें मिला रहे हैं प्रोम के साथ। सर वो मिल नहीं पाता बनखेड़ी में, इतनी मात्रा में बन रहा है। हाँ हमने जैसे मान लो हमने 100 कुंटल का ऑर्डर किया तो वो हमें 20-25 कुंटल ही दे पाते हैं बनखेड़ी वाले। ये इतना तो आपको लग जाए भैया, आप ही खुद शुरू करवा दो उधर प्रोम का, क्योंकि हाँ ये तो सर, मैं बहुत अच्छी मशीन अभी देख रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छी मशीन नहीं मिली है जो बहुत हाँ अच्छे ढंग से प्रोम बनाए। मैंने सीआई में भी देखा और 2-3 जगह देखा, लेकिन उतनी बढ़िया जो मशीनें हैं प्रोम की वो अभी मुझे मिली नहीं है। अगर आपके नॉलेज में आए तो सर बताइएगा। बिल्कुल मैं देखूंगा, क्योंकि हम क्या सीआई भी बेसिक मॉडल बनते हैं, वो बहुत मतलब जो एकदम एफिशिएंट मॉडल, कमर्शियल मॉडल, वो बेसिक काम होता है वहाँ पे। फिर बाद में उसमें जो इम्प्रूवमेंट है वो प्राइवेट कंपनियां जो है वो लोग अपने हिसाब से थोड़ा सा वो करते हैं। तो इसमें सर डॉक्टर किशोर जी का हैंडरेस है, मैं उन्हें बुला दूं? आगे सर आदरणीय डॉक्टर किशोर सर, डॉक्टर किशोर दुबे सर का हैंड राइज है और ये अंतिम सवाल होगा आदरणीय डॉक्टर दुबे सर का। इसके बाद हम समापन की तरफ चलेंगे और मैं उसके बाद आदरणीय दिनेश को करने वाली हूँ। तो सबसे पहले आदरणीय डॉक्टर दुबे सर। धन्यवाद रंजनी जी, बहुत अच्छी चर्चा चल रही। और आज के जो मुख्य अतिथि जी है डॉक्टर साहब, उनका मैं अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने जमीनी वास्तविकता ऑर्गेनिक फार्मिंग की और खेती की बताई है। सर मेरा नम्र निवेदन है कि आपने जैसा ऑर्गेनिक फार्मिंग में ज्यादा लेबर लगता है ऐसा बताया, तो नेचुरली उसी के आधार पे इसकी मिनिमम
सपोर्ट प्राइस जो है वो ज्यादा होनी चाहिए, ऐसा रिकमेंडेशन केवीके या सरकारी यंत्रणा करे तो बहुत अच्छी चीज होगी। क्योंकि गवर्नमेंट को फार्मर्स बोलते हैं तो उस पर तो विश्वास होता नहीं है, उनसे तो डायलॉग भी होता नहीं है। लेकिन केवीके जैसी संस्था है, गवर्नमेंट संस्था है, अगर बताती है कि भाई इसमें एमएसपी ज्यादा होनी चाहिए तो उसका निश्चित रूप से अच्छा प्रभाव पड़ेगा, ऐसा हमको एक लगता। और दूसरा छोटा सा प्रश्न, जैसा आपने बोला कि किसानों की हालत जो है उसमें कोई बेटी देने को भी तैयार नहीं है, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो रही है, तो नेचुरली खेती का जो एक प्रोफेशन है ये ऐसा माइनस में जो जा रहा, तो उसमें इकोनॉमिकली क्या क्या सुधार किए जाने की जरूरत है, ऐसा यदि रिकमेंडेशन केवीके या बाकी सरकारी यंत्रणाएं देती है तो उस पर निश्चित रूप से सरकार कदम, अच्छे पॉजिटिव कदम उठाएगी, ऐसा हमको लगता है। तो इस संदर्भ में केवीके या यंत्रणाओं से क्या पहल हो रही है ये हम जानना चाहते हैं। धन्यवाद जी। बहुत बहुत आप हमेशा हमेशा आपकी सोच जो होती है दुबे साहब वो एक पथ प्रदर्शक की होती है। और ये जो जितनी भी चीजें हैं, हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात कर रहे हैं, ये सारी रिकमेंडेशन है सरकार के पास। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो सरकार के पास नहीं है। ये संस्थाओं के द्वारा है। और जो खेती में काम करने वाले लोग हैं, ये जो हमारे जनप्रतिनिधि है, ये भी सब इन सब चीजों को जानते हैं। पर कहाँ क्या मजबूरी है वो तो वही जाने। पर ये जो रेट है, ये एक जो हम बोलते हैं कि आर्मी के रेट की बात करते हैं, तो ये रेट जन साधारण में आना चाहिए। एक्चुअली में रेट अगर सरकार डिसाइड करती है तो वो सरकार को डर रहता है कि अगर हमने किसी चीज के रेट बढ़ा दिए तो हमें दिक्कत हो जाएगी। तो इस चक्कर में सरकार वो नहीं करती। पर मैं अगर मार्केट में जाता हूँ आज, तो मार्केट में मैं गया तो मैं सब्जी लेने जाऊंगा तो मैं सोचता हूँ कि 2 रुपए कम वाली कौन सी है। एक मानवीय प्रवृत्ति है। और मतलब 90% लोग जो है वो थोड़ा सा सस्ता और अच्छा तो सबको चाहिए, पर वो सस्ता कैसे मिले। अब अगर बाजू में 10 रुपए किलो का भट्टा बिक रहा है और उसके बाजू में 6 रुपए किलो का भट्टा बिक रहा है, तो वो 6 रुपए किलो वाला भट्टा जल्दी बिक जाएगा, 10 रुपए किलो वाला बैठा रहेगा। मतलब ये बिल्कुल एक जो वास्तविक में मेरे जो किसान लोग हैं उनकी जो समस्या है, जो जैविक कर रहे हैं। मेरे जो बालाघाट में जब मैं था अभी, तो एक जियालाल रंगडाले जी, हमने उनको राष्ट्रीय स्तर तक ले गए। काफी उन्होंने मतलब काम भी बहुत अच्छा किया और वो मतलब बड़ा नाम है उनका। पर बहुत छोटे किसान हैं, पूरे समय अपने खेत में लगे रहते हैं। पर आज उनकी आर्थिक स्थिति जो है वो कमजोर हो रही, सिर्फ इसके कारण कि वो अडिग है कि मैं खेत में नहीं डालूंगा कुछ। तो अच्छा रेट उतना नहीं मिलता, कई सारी समस्याएं हैं, फुल टाइम पूरा परिवार उनका खेत में लगा रहता है। तो वो जो समस्याएं हैं वो अगर वो उससे हल हो सकती है कि हम एक संकल्प ले लें। एक जो कॉन्सेप्ट अभी बीच में हमारे मंच से भी बात हुई है, कई जगह बात हुई कि जैसे ऑर्गेनिक किसान ग्रोवर है, उसके पर्टिकुलर ग्राहक हो, तो ये ऐसे फिक्स कर दें कि जैसे सरकारी संस्थाओं में कुछ एक ऐसे वो बना दिया जाए, नियम ना हो, एक स्वैच्छिक हो कि ये तुम्हारा भाई, ये कलेक्टर साहब इनके ये किसान, ये एसडीएम साहब इनके ये किसान, ये तहसीलदार साहब इनके ये किसान। तो जैसा प्राइवेट डॉक्टर आपने ही बोला था, मुझे ऐसा लगता है कि जैसा बोलते हैं ना हमारा पर्सनल डॉक्टर होता है, तो ऐसा पर्सनल किसान हो। तो उस तरह की अगर कोई संकल्पना आती है तो ये समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगी। और वो किसान उसके साथ जाएगा, वो वहां से वो अपना सब्जी भाजी अनाज जो भी खरीदेगा। तो ये एक जो ग्रामीण इकोनॉमी को मजबूत करेगा। अभी रूरल इकोनॉमी क्या हो रही है कि वो तीसरी पार्टी उसमें पैसा कमा रही है, क्योंकि वो जो प्रोड्यूस कर रहा है उसका माल कोई दूसरा खरीदता है, फिर उसको तीसरा खरीदता है और चौथा उसको बेचता है। तो बीच में ये जितने लोग हैं वो ज्यादा मार्जिन ले रहे हैं, वो पहले वाला मार्जिन कम मिल रहा है और जो लास्ट कंज्यूमर है उसको भी फायदा कम मिल रहा है। तो अगर ये डायरेक्ट हो जाता है, नेचुरल फार्मिंग की बात करें, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करें, इसके अगर किसान वही हो जाए, जैसे अगर शरद भैया के यहाँ भट्टा हो रहा तो शरद भैया के यहाँ 10 किसान आके अपना कि हम आपके यहाँ से आएंगे, आपके यहाँ से भट्टा खरीदेंगे, संडे सैटरडे जो भी दिन उनको मिला तो अपना जाके
अपनी सब्जियां खरीदे और चले आए। तो ये एक हार्मोनी पैदा होगी, रेट थोड़े से उसको वाजिब रेट मिलेंगे, तो निश्चित रूप से ये जो दशा है जो हमारे एग्रीकल्चर में नेचुरल फार्मिंग या ऑर्गेनिक फार्मिंग की, इसमें सुधार आएगा। तो ये इसकी आवश्यकता है और सब चीजों के लिए ये लोग सब जानते हैं, जितने हमारे राजनेता है। जी डॉक्टर साहब, एक छोटा सा मेरा भी वो रह गया है